ओरिएंटेशन में आए थे आप लोग? एक टाइम ये बोला गया होगा कि लेट से आने से अपना पसंदीदा सीट नहीं मिलता है ना? पसंदीदा सीट बहुत किसी का लास्ट बेंच होता है, तो फर्स्ट में बैठना पड़ रहा है। इसलिए कल से टाइम पे आना, ठीक है? हाँ। तो सेट्स हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्या ये फॉन्ट साइज सबको विजिबल है? लास्ट बेंच विजिबल है ना? ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। कम। देखो इसमें से क्लास टेंथ में जो भी आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो क्लास टेंथ में अगर अच्छे से नहीं पढ़े हो तो भी यहाँ पे बेसिक से बता देंगे, ठीक है? तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही नए हैं, ठीक है? तो नए चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को मतलब रेडी रखना। ट्रिगोनोमेट्री हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। समझ? ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। ये सब नए दिख रहे होंगे, ये जो भी सिलेबस ये जो भी चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ वो नया लग रहा है ना? बट कोई नहीं। अभी अच्छा हाँ, ये सीक्वेंस सीरीज भी पढ़े ही होगे क्लास टेंथ में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है? फिर बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत कमाल का थ्योरम है जो कि हम लोग क्लास 11th में देखेंगे। ये मेनली यू कैन से कि जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हाँ, जेई मेंस के सिलेबस से बहुत कुछ हट गया था। मतलब ऐसा आप लोग सुने होंगे कोविड के बाद जो है सो सिलेबस बहुत जगह रिड्यूस हुआ। सिर्फ जेई में नहीं बल्कि और भी एग्जाम्स में मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ था। सुने थे ना? लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है? वो कहेंगे कि ये टॉपिक हट गया है एग्जाम से, लेकिन एक लाइन में एक स्टेटमेंट दे दिया और पूछ दिया उसी टॉपिक से, तब क्या करोगे? है ना? तो ऐसा मत सोचना कि हट गया। और हाँ, जेई एडवांस के सिलेबस से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है? तो हम लोग सारे चीज़ कवर करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। उसके बाद परमुटेशन एंड कम्बिनेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया ये सब। एक सेकेंड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यू विल बी स्टडिंग स्ट्रेट लाइंस, ठीक है? स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद है सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये सब है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 9th में या शायद 10th में भी पढ़े हो ना, कुछ कुछ डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। फिर कॉनिक सेक्शन, कॉन का मतलब समझते हो, बर्थडे कैप, उसको कट करने से अलग अलग शेप बनता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना? कॉनिक सेक्शन में सर्कल हो जाएगा, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद है आ, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना? एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? देन वी हैव लास्ट चैप्टर जो होगा इंट्रोडक्शन टू 3D। ठीक है। मे बी कि इसमें कुछ छोटे चैप्टर्स छूट गए हों। तो बेसिकली हम लोग क्लास 11th में ये सब पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्लास 11th जो है ना, 12th से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर क्लास 11th में, हाँ, एक चैप्टर इसमें और छूटा है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है? हाँ।
लॉगरिथम इसी में आ जाएगा, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक है। ठीक है, अब देखो 11th क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी चैप्टर्स इसमें आएंगे ना, वो सारे चैप्टर का कंटिन्यूशन आपको 12th में दिखेगा। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, यही चैप्टर आपको दोबारा से दिखेगा क्लास 12th में, ठीक है। और अगर आप 11th में अच्छे से नहीं समझे हो तो 12th में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। मतलब वही सब टर्म्स दोबारा से आएगा। ट्रिकोनोमेट्री हो गया, इसका कंटिन्यूशन आपको क्लास 12th में दिखेगा। कैसे? वहाँ पे आएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगेगा आपको, यही एडवांस के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका तो एज ए टूल जो है सो थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स फिजिक्स हर जगह यूज होता है, पता ही है ना। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, अब क्या होगा कि कोई भी चैप्टर आया जैसे इंटीग्रेशन या फिर कोई भी आ गया, उसमें इसका कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम, इसका भी यूज हो सकता है। परमुटेशन कम्बिनेशन, वो भी यूज हो सकता है। जैसे जेई एडवांस में क्या करते हैं ना कि आपसे हो सकता है कि एक ही चैप्टर का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। हो सकता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी का पूछा है, लेकिन उसके अंदर का एक्सप्रेशन एक ऐसा टाइप का, मतलब मान लिया जाए कि बाइनोमियल यूज हो रहा है, उसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट यूज होने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक चैप्टर अच्छा है, दूसरा अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आप जेई एडवांस में वहाँ पे चूक सकते हो, ठीक है। मेंस में माइट भी पॉसिबल आप अच्छा कर लो, लेकिन एडवांस में चाहिए कि आपको हर एक चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये भी क्लास 12th में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लिमिट्स का ये चैप्टर दोबारा से क्लास 12th में आएगा। उसमें क्या होगा कि इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका भी कंसेप्ट जो है ना 12th में यूज होगा। कैसे? क्लास 12th में जो वेक्टर एंड 3D आएगा ना, वहाँ पे हम लोग 3D में अ, ये सारे जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, वो सब का इक्वेशन लिखना सीखेंगे वहाँ पे, स्ट्रेट लाइंस वगैरह का, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो इसका यूज बहुत जगह होता है। मतलब 12th में तो डायरेक्ट इसमें रिलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में इसका अच्छा खासा यूज देखोगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो इससे रिलेटेड है, मतलब इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट दिखेगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, ये भी क्लास 12th में दोबारा आएगा, ठीक है। उसके बाद 3D, अभी बोला हूँ कि वेक्टर एंड 3D एक चैप्टर आता है ना, बताए थे। तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक चीज़ आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि 11th कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही इसी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हो तो 12th में बहुत दिक्कत होगी, है ना। इसमें एक और चैप्टर छूटा है जो मेरे को याद आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री के बाद यहीं पे बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि कहीं पे भी यूज हो सकता है ना। कहीं पे भी आपको हो सकता है कि फैक्टराइज करने का जरूरत पड़ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का जरूरत पड़ गया, है ना। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे प्रोसीड करें। ओके। हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ, आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। बहुत किसी का ये वीक रह गया होगा, बट स्टिल इसको शुरू से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सब कोई रेडी हो? हाँ, तो नंबर थ्योरी में सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है सबको पता होगा। यहीं से तो हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे बचपन में, है ना। काउंटिंग, कौन से क्लास में पढ़े होगे, कुछ याद है? LKG, नर्सरी, कुछ टाइम। तो नंबर सिस्टम हम लोग तब से पढ़ रहे हैं। नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कोई नेगेटिव में काउंट करते हो कि -1 -2 -3, ऐसे तो नहीं करते काउंट, है ना। कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं तो काउंटिंग नंबर जो होता है 1 2 3 वैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो द काउंटिंग नंबर्स 1
2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एज। अच्छा हाँ, आप लोग को पिछला वाला स्लाइड्स नोट करना है तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? पहले तो नोटबुक निकाल लो सब कोई। हाँ, एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि जो लोग नोटबुक नहीं लिए हो वो जल्दी से जल्दी खरीद लो। क्यों? क्योंकि पता है, जो भी क्लास में चल रहा है ना, अगर मान लो कि आप लोग 2-3 क्लास मिस कर देते हो, 2-3 क्लास का मतलब कितना हो गया? पर डे आप लोग का 4 घंटे का क्लास हो रहा है, मतलब दो दो सब्जेक्ट का, ठीक है? तो 3 क्लास मतलब कितना हो गया? 12 घंटे का। तो 12 घंटे का चीज़ आप लोग कैसे कवर करोगे, है ना? और ये कोशिश मत करना कि घर पे जाके फेयर करेंगे, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, वैसा नहीं। यहीं पे अच्छे से लिख के जाओ, ठीक है? घर पे उसको दोबारा से देखो, अगर कुछ गलत हो तो उसको करेक्ट कर लो। और घर पे कोशिश करो कि वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? इसी सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? नोट हो जाए तो बताना, ठीक है? किसी को भी कोई भी डाउट रहे तो वो हैंड रेज करना, ठीक है, मतलब कभी भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना? परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, ये अलग ही तरह का चीज़ है। इसमें क्या है ना कि मतलब कि हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कोई भी काम कितने तरीके से कर सकते हैं। इसका बस एक डेमो देता हूँ, जैसे कि मान लो इधर 4 दरवाजे हैं और इधर 5 दरवाजे हैं, तो कोई उधर साइड है, उस साइड से इस मतलब इन दोनों दीवार को कितने वेज में क्रॉस कर सकता है, तो वो चीज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? परमुटेशन कम्बिनेशन। और अगर ये चैप्टर किसी का वीक रह गया ना तो उसको यहाँ पे दिक्कत होगी प्रोबेबिलिटी में, ठीक है? नोट हो गया ये सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाँ, हम लोग काउंटिंग नंबर्स के बारे में कह रहे थे, ठीक है, कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है? अब देखो इसमें नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is denoted by
कैपिटल एन। ठीक है, अब ये जो डिनोटेशन है ना, ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपको दिखेगा। वेन एवर समवन इज सेइंग कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, या फिर कोई नंबर है जो कि n से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए कि n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। n मीन्स नेचुरल नंबर, मतलब कि वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कितने नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास? इनफाइनाइट, है ना। मतलब इसका आखिरी जो नंबर है वो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर में ही इन्फिनिटी तक जाता है वो, है ना। हाँ, तो ये, हाँ, टेन, टेन भी आएगा, काउंटिंग नंबर में है ना। 100 आएगा, 1000 आएगा, ठीक है, 10,000 आएगा, 10,015 आएगा। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो आएंगे। मतलब जैसे हम लोग मान लो कि क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम काउंट कर रहे हैं, तो काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 ऐसे तो नहीं काउंट करेंगे, 1 1.1 1.2 ऐसे तो नहीं करते काउंट। तो जो भी काउंटिंग नंबर है वो सारे नंबर्स इस लिस्ट में होंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट करें। हम्म। और हाँ, ये तो अभी पूछे थे। नहीं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स इज नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। जीरो है क्या नेचुरल नंबर में? नहीं है ना। तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, जीरो आप लोग जो कह रहे थे इसका आंसर कह रहे थे, तब करेक्ट है। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज, क्या ये निकाल सकते हो? इसका फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होगे, क्लास 10 में पढ़े हो। ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ। कितना? 50 नेचुरल नंबर्स का सम, वो नहीं, सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। हाँ बताओ, कितना? हाँ, करेक्ट। देखो, जिन लोगों को समझ नहीं आया, इसमें देखो, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, मतलब कि S50 AP में है ना वो। तो S50 क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जाएगा? टोटल 50 है ना। फॉर्मूला क्या यूज करते थे? N × SN का फॉर्मूला यूज करते थे, N × N + 1 नेचुरल नंबर अगर है तो। ठीक है, फर्स्ट N नेचुरल नंबर्स, यही करते थे। और अगर कोई AP के कंसेप्ट से इसको करो तो क्या हो जाएगा? N/2, 2A + N - 1 × D, ये करते थे। या फिर ये करते होगे A + AN, है ना। तो यही सब से जो है सो ये वाला फॉर्मूला आया है। और डायरेक्टली इसमें रख देंगे तो क्या आएगा? 50 × 50 + 1 दैट इज 51/2। ठीक है, तो 25 × 51 कितना आ रहा है? 1275। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। जब भी ये लिखा रहे सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, हो सकता है बाद में सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, है ना। तो उस टाइम क्या करोगे? जीरो को इंक्लूड करते हुए, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से लेके 49 तक का, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। प्राइम नंबर, हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर हो, है ना। वैसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स हो। क्या क्या फैक्टर होने चाहिए? वन, और वो नंबर इटसेल्फ, है ना। मतलब कि जैसे आपके पास है 3, तो 3 का कौन कौन फैक्टर है? एक तो 1 है और दूसरा 3 है। ठीक है, तो द नंबर्स, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, है ना। ओनली इज कॉल्ड एज
होल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है ना। अच्छा, प्राइम नंबर तो ठीक है, इसमें डिनोटेशन के लिए कोई पर्टिकुलर लेटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये बताओ कि वन क्या है। ना ही प्राइम, और इसके बाद जो कंपोजिट पढ़ेंगे वो, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? टू। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और ये इवन भी है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर। सॉरी, स्मॉलेस्ट इवन नहीं कह सकते हैं, एंड इवन ऑल्सो, ठीक है, सही बोले। ठीक है, और हाँ देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 120 एंड 130 इज मोर देन वन, ऐसा लिखा हुआ है। कोई बता सकते हो इसका आंसर? 120 से लेके 120 से लेके 130 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं? वन से ज़्यादा है, कौन कौन हो सकते हैं? 123? नहीं। 127? 120? अच्छा, स्टार्टिंग से बताओ। 121 तो नहीं होगा, है ना? 120? डायरेक्ट 127? और नहीं नहीं, 130 तक ही जाना है, उससे बात, हाँ, एक ही होगा। सब कोई श्योर हो? हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गया। P, Q and R are prime numbers such that R is equal to P square minus Q square. Then find possible values of R. P, Q, R are prime numbers such that R is equal to P square minus Q square. ठीक है? Then find the possible values of R. R क्या क्या हो सकता है? P, Q, R तीनों जो है सो प्राइम नंबर्स हैं। देखो, अच्छा, ये देखने में दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ पे लिख दे, R इज इक्वल टू दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू आर ये तीनों के तीनों जो है सो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर बताना है, क्या क्या हो सकता है। नहीं नहीं, पी क्यू आर, पी स्क्वायर नहीं। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर वो प्राइम तो नहीं हो सकता ना। क्या क्या? थ्री? क्या क्या, जैसे आर इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ, आर छोड़ो, पहले मैं पी का वैल्यू ले रहा हूँ थ्री, क्यू का वैल्यू अगर टू ले रहा हूँ, तो आर का वैल्यू क्या आएगा? फाइव, ये भी चलेगा। और भी क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? टू? वन तो प्राइम नंबर नहीं है। फोर प्राइम है क्या? प्राइम तो नहीं है। और क्या क्या ले सकते हैं? फाइव और सेवन, मतलब पी का वैल्यू सेवन और क्यू का वैल्यू फाइव, तो 49 - 25 कितना हो जाता है? नहीं। और कुछ? फाइव का स्क्वायर वो भी तो नहीं होगा, फाइव का स्क्वायर 25, और -9 तो 16, वो भी आपका प्राइम नहीं है ना? ठीक है, हाँ, तो ये समझ आ गया। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही था फॉर्म अप के लिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड करें। हाँ, नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ये तो एक ही है ना? देखो, आंसर है इसका वन, लेकिन कौन है वो इवन प्राइम नंबर? टू, है ना? समझ आ गया? सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है।
ठीक है, कौन कौन से है कोई बता सकते हो? 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, बस इतना ही ना, 5 हो गया। कितना आ रहा है आंसर? 28। हाँ 28। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन क्या होगा? वो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है, या फिर वो नंबर्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना? द नंबर्स हैविंग more than 2 factors is called composite number. ठीक है, हाँ। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? हाँ, क्या चीज़? थोड़ा सा लाउड बोलो। अदर देन प्राइम नंबर? कहाँ पे को प्राइम लिखा है? अच्छा, को प्राइम पूछ रहे हो? बताएंगे उसके बाद है, ठीक है, को प्राइम इसके बाद है, बताएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, ये चीज़ समझ आ गया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। ठीक है, तो इसमें और कुछ बताने वाला चीज़ नहीं है ना? को प्राइम जो है सो इसके बाद आएगा स्लाइड में, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। ये नोट कर लिया हो? इसके बाद इससे रिलेटेड में भी कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वही 4 हो गया, है ना? विच नेचुरल नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? 1, है ना? ये सब भी नोट करते जा सकते हो या पॉइंट में लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, ये भी पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट कर दें। होल नंबर आ गया, क्या चीज़? अच्छा, नेक्स्ट। ये लिखा हुआ हो जाए तो बताना जल्दी से, ठीक है। देखो, को प्राइम नंबर बता देते, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। वो ऐसे दो नंबर्स को प्राइम कहते हैं ना, जो कि मतलब जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ उसका 1 आए, ठीक है। समझ आ रहा है? जैसे कि 4 एंड 5 है। 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट है, और 5 एक प्राइम है, बट स्टिल इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। ठीक है, एचसीएफ कह लो या फिर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन जीसीडी डिवीजर, है ना? हाँ, ये हो गया होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? वो सारे जीरो को मिला के सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोला जाता है ना? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पढ़े हो ना? तो द नंबर, द नेचुरल नंबर एंड जीरो, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है? क्योंकि थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इसमें भी डिनोटेशन का एक लेटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। वेन एवर यू सी कैपिटल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या होगा? होल नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ natural whole numbers is denoted by is denoted by capital W,
इसका मतलब क्या हो गया, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। सारे होल नंबर्स को तो नहीं दिखा सकते इसमें, है ना। तो एक पैटर्न दिख रहा है, उसी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, होल नंबर समझ आ गया, लिख लियो। नेक्स्ट करें, नंबर ऑफ होल नंबर्स लेस देन 3 कौन कौन से है। 0 1 2, मतलब टोटल कितने हैं, 3 है। ठीक है, लिख सकते हो, नहीं तो ये सिंपल से क्वेश्चन है वैसे। आगे बढ़े, हाँ, ये वाला x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 वेर x एंड y, ये चीज़ जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अभी स्टार्टिंग में कहीं पे जिक्र किए थे इसका, है ना, बिलोंग्स टू। ठीक है, ये एक साइन है, आगे भी बहुत तरह के साइन मिलेंगे आपको। ठीक है, उन सब के बारे में बाद में बता देंगे जब जहाँ पे जो यूज़ होगा। ठीक है, तो x और y जो है सो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये दे रखा है यहाँ पे कि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 0। देन x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकते हो, क्या होगा, 0। x और y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, 0 0 होगा, सबको समझ आ रहा है। क्यों 0 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें नेगेटिव तो नहीं ले सकते हैं, या फिर इसमें नेगेटिव तो नहीं ले सकते अगर इसमें पॉजिटिव ले लिया, है ना, क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर में 0 से पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही कंक्लूजन है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 है। ठीक है, समझ आ गया। 10th तक आप लोग नंबर से ज़्यादा खेल रहे थे, यहाँ पे आपको मतलब नंबर नहीं, वेरिएबल ज़्यादा दिखेंगे 11 12th में। ठीक है, नेक्स्ट करें, ये लिख लियो क्वेश्चंस। क्या, फिर से एक्सप्लेन करें। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई क्या क्या है, एक्स और वाई होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 से लेके आगे तक का ले सकते हैं। तो x प्लस 2y का वैल्यू 0 कब हो सकता है, सोचो, x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, कुछ, -2, क्या -2 होल नंबर है, बिलोंग्स टू, क्या -2 होल नंबर है, नहीं है, तो -2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई अगर सोच रहे होगे कि x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो -2 तो ले ही नहीं सकते ना, समझ आ रहा है। क्या ले सकते हैं, सिर्फ होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट दे रखा है। ठीक है, वो कंडीशन दे रखा है कि आपको होल नंबर ही लेना है। ठीक है, आगे भी क्लास 11 12th में आपको ऐसे टाइप की चीज़ दिखेगी। ठीक है, मतलब आपका कोई सॉल्यूशन आता है, ठीक है, मान लो कि जेई एडवांस में ना एक टफ सा क्वेश्चन पूछा है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर भी ले आए, आंसर आ रहा है -50, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि जो भी आंसर आ रहा है ना, बिलोंग्स टू, दैट आंसर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि होल नंबर में नेगेटिव वाले आते हैं कि नहीं आते हैं, आपने होल नंबर मार्क कर दिया, तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो वजह क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें अगर हम लोग को मतलब पता ना रहे ना, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता भी है, टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लास्ट में फिर वही कर देता है, उसमें पूछ देता है कि आपको मतलब चेक कर लेता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ सबको क्लियर है कि एक्स और वाई का वैल्यू 0 ही लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, समझ है। ठीक है, तो 0 है, दैट मीन्स कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 0, है ना, क्लियर है सबको। नेक्स्ट करें, हाँ,
इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x एंड y आर होल नंबर, देन फाइंड x एंड y। वही चीज़ है ये भी, 0 0 है ना, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी वही है, इसको नोट ना भी करो चलेगा क्योंकि वही चीज़ है। ठीक है, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? हुँ? हाँ, होल नंबर में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिला दें, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो हो गया इंटीजर। ठीक है, तो इसको सिंपली नंबर्स, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे मतलब डॉट 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 में ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, इधर डॉट डॉट लिखा हूँ, इसका क्या मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है। ठीक है, से लेके -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन, है ना। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या है? आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट कैसे किया जाता है? जेड से। ठीक है, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, कई जगह इसको कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है, और कैपिटल आई, कई जगह कैपिटल आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब चैप्टर आएगा ना, वहाँ पे आप लोग देखोगे कि जेड से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा कि हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किससे, मतलब क्या चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंटीजर को। तो वहाँ पे हो सकता है कि आई से यूज हो जाए। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जेड इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से आता आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सेट हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के केस में ना, इसमें हम लोग इसको मतलब अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो, है ना। तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये नोट हो गया, नोट हो गया सबका? एक और स्लाइड ऐड कर रहे हैं। इंटीजर्स को 3 पार्ट में क्या क्या बांट सकते हैं हम लोग? एक हो गया आपका नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आ, एक सेकेंड, नॉन ज़ीरो, एक तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जीरो को इंक्लूड ना करें इसमें, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद जीरो आ जाता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या क्या आएंगे इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में? इसमें जो है सो आपका, अच्छा एक चीज, नॉन नेगेटिव ले लिया ना, इसमें जीरो भी आ जाएगा। तो पहले जो लिख रहे थे हम नॉन जीरो, उससे अगर करेंगे, हाँ, नहीं वो तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं, इसको इसको नोट तो नहीं किया हो ना, नॉन जीरो वही ठीक था। क्या चीज? पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो आपका जीरो पॉजिटिव, और जीरो को किस में कंसिडर करेंगे?
हाँ, इसी में नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा, नॉन ज़ीरो नेगेटिव अगर लेते हैं ना, वही बात हो गया। ठीक है, नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर क्या क्या आएगा इसमें? माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और नॉन ज़ीरो, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, नॉन ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर पूरा ही मिटाना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हाँ, इसको डिनोट कैसे करेंगे? नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको डिनोट करेंगे जेड माइनस से। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे जेड माइनस से, इसको डिनोट करेंगे जेड प्लस से। ठीक है, या कई बार आपको दिख सकता है आई माइनस आई प्लस। ठीक है, चलेगा। हो गया, नेक्स्ट करें। सम ऑफ इंटीजर्स लाइज बिटवीन -3 and 5। -3 and 5 के बीच में लाई करने वाले सारे इंटीजर्स का सम क्या क्या होगा? सबसे पहले तो वो इंटीजर्स बताओ कि क्या क्या होगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4, इसका सम क्या आएगा? 7। तो -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, है ना, इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना? इन बिटवीन अगर यहाँ पे बोला जाता है इंक्लूडिंग -3 and 5, तो क्या करते, उसको भी शामिल करते इसमें। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका यूज होता है, जो कि हम लोग सेट थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, सेट थ्योरी में इंटरवल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ, उसके बाद आ जाता है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स तो नाम से क्लियर है, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, है ना, 2 से डिविजिबल। तो इवन इंटीजर्स में आपका नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएगा, है ना, जैसे कि -4 हो गया, दैट इज डिविजिबल बाई 2। क्या जीरो आएगा? जीरो भी आएगा, समझ आ रहा है ना? तो क्या क्या आएगा, जैसे कि -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, है ना, ये सारे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। अच्छा हाँ, ये तो माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है ना, तो डॉट 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 से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, लिख लिए। नेक्स्ट करें। हम्म, क्या चीज़? हाँ, क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई डिनोटेशन नहीं, बैठ जाओ। हाँ, इसका कोई डिनोटेशन नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर डिनोटेशन के लिए लेटर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट्स हैं ना, उनके लिए डिनोटेशन के लिए वहाँ पे लेटर्स पहले से बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इसमें क्या दे रखा है? -1 रेज टू x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा? इवन? क्या? अच्छा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, मतलब नेचुरल नंबर में आपका ऑड भी आ जाता है। ऑड अगर लेते हो तो उस केस में तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। -1 रेज टू x है ना,
तो प्राइम नहीं, कंपोजिट नहीं, इवन। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? इवन। ठीक है। तो इस तरह का चीज़ हम लोग कई बार यूज करते हैं, जैसे कोई ट्रिगोनोमेट्री में कोई फॉर्मूला है, ठीक है, तो उस केस में ना हम लोग अगर चाह रहे हैं कि वो प्लस और माइनस अल्टरनेट करता रहे, तो उस केस में ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन यूज करते हैं कई बार। ठीक है। क्या चीज़? हाँ, फिर से देखो ये कह रहा हूँ, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ये वाला एक्सप्रेशन, इस तरह का चीज़ हम लोग तब यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई सीरीज़ है, ठीक है, कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है, आगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। उस इनफाइनाइट सीरीज़ में ऐसा है कि मान लो कोई एक्सप्रेशन है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर वही, फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन है, फिर पॉजिटिव। ठीक है। तो व्हाट कैन यू सी, वो जो सीरीज़ है ना, उसमें माइनस प्लस अल्टरनेट चलता जा रहा है। कहाँ चले गया? हाँ, पहले था आपका प्लस में, ठीक है, फिर माइनस में, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो वैसे केस में ना, अगर मान लो कि समेसन के फॉर्म में, कभी समेसन देखे हो ऐसा? देखो ना, तो वहाँ पे -1 रेज टू n ऐसा टाइप का, और फिर जो भी एक्सप्रेशन है वो रहेगा। ठीक है। तो जनरलाइज करने के लिए ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। जहाँ पे माइनस प्लस दिखते रहेगा। ठीक है। कभी मान लो कि अगर पावर 0 रहा तो प्लस आया, पावर 1 रहा तो माइनस आया, पावर 2 आया तो प्लस आया, है ना? तो ये जस्ट समझाने के लिए, इसमें इतना टेंशन मत लो। ठीक है, सिंपल है ये। क्या चीज़? एक्स होल नंबर। होल नंबर अगर लेते हैं ना, तो उसमें तो 1 भी आ जाएगा ना। 0 आता है तो ऐसे में तो नेचुरल नंबर भी होगा, है ना? नेचुरल नंबर अगर लेते हैं, नेचुरल नंबर में सारा चीज़ आ जाएगा। क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 2 4 6 एंड वो सब लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स अगर लेंगे तो उसके लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन ऑड वालों के लिए क्या करेंगे, है ना? मान लो कि आधे स्टूडेंट्स को अगर किसी दूसरे क्लासरूम में बिठाना है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे चले जाओ उसमें, है ना? तो इसमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि मतलब आधे वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। कुछ नहीं, आधे। ठीक है। प्राइम नंबर्स भी नहीं कह सकते हैं। कंपोजिट इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंपोजिट में आपका जैसे कि 9 हो गया, मतलब ऑड भी तो आ जाता है ना। कंपोजिट भी नहीं कह सकते हैं, इवन ही इसके लिए सुटेबल आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें। हाँ, ऑड इंटीजर्स आ गया। ऑड इंटीजर्स क्या हो गया? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। वैसे इंटीजर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है। जैसे कि हो गया आपका 1 3 5, एंड उसका नेगेटिव भी हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसको अगर सेट के फॉर्म में दिखाया जाए ना, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7। ठीक है, एंड सो ऑन। ये चीज़ समझ आ रहा है? ऑड इंटीजर्स ये हो गए। ये प्लस और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि -1 भी आएगा। इससे पहले भी हम लोग यही तरीका रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते थे, है ना? मतलब कि 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ठीक है। क्या ये चीज़ समझ आ गया? हम्म। किसी को भी, हाँ। हाँ, करली ब्रैकेट बैठो बता रहे हैं। करली ब्रैकेट क्या है ना, इस पे एक चैप्टर ही है, सेट थ्योरी जो लिखे थे ना, चैप्टर का नाम सेट। उसमें हम लोग ये करली ब्रैकेट के बारे में अच्छे से समझेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। ठीक है। बहुत तरह के ब्रैकेट्स मिलेंगे, एक तो ये करली ब्रैकेट मिलेगा, फिर ये पैरेंथेसिस वाला मिलेगा, फिर ऐसा वाला मिलेगा। ठीक है। फिर ऐसा वाला मिलेगा, फिर ऐसा वाला मिलेगा। बहुत तरह के ब्रैकेट्स दिखेंगे। ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी इसका मतलब समझ लो कि ये क्या है। ये करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास कोई चीज़ का सेट है। ठीक है। सेट है, फिलहाल यहाँ पे किसका सेट है? नंबर्स का सेट है। कैसे नंबर्स के? ऑड इंटीजर्स का, के नंबर्स का सेट है ना?
तो उसको हम लोग सिंपली कॉमा से सेपरेट करके दिखा दिए। मान लो कि स्टूडेंट के नाम का सेट रहे, 3-4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो इनको सेट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से और कॉमा से सेपरेट करते हुए, समझ आ रहा है? तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है, मैथ्स में दिखेगा। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके 4 आंसर आए, 4 आंसर हो सकते हैं। मतलब मान लो कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 रूट्स तो हो सकते हैं उसके, या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर को ऑप्शन में कैसे दिखाया जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में ही। जैसे कि मान लो 3, 4, ये दो नंबर है जो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो आंसर में कैसे दिखाएगा? x इज इक्वल टू दिस, या फिर x बिलोंग्स टू दिस, ऐसे भी कह सकता है, ठीक है, x इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ये चीज़ समझ पाओगे, कर्ली ब्रैकेट से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो सेट में और डिटेल में हो जाएगा। उसमें ना बैठो, उसमें फिर प्रॉपर्टी फॉर्म जो रहता है उसमें भी कर्ली ब्रैकेट ही यूज करते हैं, ठीक है। वो सब सेट में आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना चीज समझ आ रहा है। इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, -1 रेज टू x प्लस -1 रेज टू y का वैल्यू दे रखा है 0। देन x और y क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल सॉल्यूशंस बताओ, क्या क्या हो सकता है? इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स तो होगा। इंटीजर्स में क्या क्या, मतलब इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर? हाँ, एक इवन एक ऑड, मतलब कि x बिलोंग्स टू इवन इंटीजर अगर ले लेते हैं, ठीक है, और y को क्या ले रहे हैं? ऑड इंटीजर्स। तो आंसर करेक्ट है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर ले लेते हैं 2, ठीक है, -1 रेज टू 2, और y का वैल्यू अगर ले लेते हैं -3, ठीक है, तो -1 रेज टू -3, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1, इसका वैल्यू 1/-1 की पावर 3, दैट इज नथिंग बट -1, और ये फाइनली 0 आएगा, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावे भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? रिवर्स कर देते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू, और एक काम करते हैं, x बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ये नॉर्मल है, बस आपको ये आदत लगाना है कि ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया? किसी को भी कोई डाउट रहे ना, वो बगल वाले को पोक मत करना। मतलब होता है ना कि कुछ कुछ लोग साए होते हैं, वो बगल वाले को ऐसे पूछो ना पूछो ना ऐसे करते हैं, वैसे नहीं करना, हैंड रेज कर लेना, ठीक है। पहले अलग खौफ रहता था कि अगर कुछ इरिलेवेंट पूछ दिए, मतलब कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिए जो कि बहुत इजी है, तो डांट पड़ जाता था, या फिर पहले तो सड़ी से पिटाई भी होता था। तो अभी वैसा कुछ नहीं है। एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे ना, तो उसका भी मामूली सा डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया नोट। आप लोग पूरा उधर भीड़ लगा दिए, वो थोड़ा इधर खाली है, जिन लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा होगा बोर्ड, तो वो लोग इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करें।
हाँ, लेट एक्स वाई एंड जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एक्स एंड वाई आर odd and positive and z is even and positive, which one of the following statement cannot be true? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन सबको विजिबल है? येलो कलर में अगर लिखा है तो दिख रहा है ना सबको? क्या कह रहा है कि एक्स और वाई क्या है? ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और जेड क्या है? इवन एंड पॉजिटिव, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इसके बारे में पूछा है। एग्जाम में कई बार यही होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। जैसे कई बार जेई मेन से एडवांस में आया ऐसा क्वेश्चन, मान लो कि कैन नॉट भी लिखा हुआ है लेकिन उस वर्ड पे लोग ध्यान नहीं दिया और कैन बी ट्रू मान के देखा कि पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है तो यही होगा आंसर, और टिक मार्क करके आगे निकल लेते हैं, तो वहाँ वो गलत हो जाता है ना। तो ये चीज़ केयरफुली उसको रीड करना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट होगा, आंसर कौन सा करेक्ट होगा? स्टेटमेंट तो इसमें तीन तो करेक्ट होगा ही। हाँ, कौन सा? हैंड रेज करके बताओ जिनको कॉन्फिडेंटली पता है कि आंसर क्या होगा। क्या कह रहे हो? सी? सी? ये वाला? कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ई कह रहे हैं। देखो इसको करेंगे कैसे, यहाँ तो नंबर्स नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड दिया हुआ है। कैसे करेंगे? सिंपल सा हम लोग ये चीज़ कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि दो ऑड नंबर का, दो ऑड का सम क्या होता है? सम हो या फिर डिफरेंस हो, क्या होता है? इसको इक्वल टू साइन से ही दिखा देते हैं, इज नथिंग बट इवन, ये पता है हमें। और एक ऑड और इवन का ऐड करें, ऑड और इवन को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो रिजल्टिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमेशा ऑड रहेगा, सबको पता है ना। और फिर इसमें देखो और क्या क्या चीज़ यूज़ किया है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर रहा है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्टिंग? ऑड इंटू इवन इज व्हाट? इवन। क्या इसी में इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और फिर क्या हो सकता है, डिवीजन में भी वही होगा, ऑड इंटू ऑड करेंगे तो क्या होगा? ऑड। इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन, ये बेसिक सा चीज़ सबको पता है ना। इवन इंटू इवन इवन ही आएगा, है ना। ऑड इंटू ऑड इज ऑड, ठीक है, इवन इंटू इवन इज इवन। तो चलो अब यहाँ पे देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, एक्स क्या है और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या आएगा? इवन। इवन का क्यूब भी इवन ही होगा, सबको श्योर है। तो इवन इंटू इवन क्या होगा? इवन इंटू इवन इज इवन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट आंसर गलत है ना। स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये क्या है? ऑड, ये क्या है? इवन। तो ऑड माइनस इवन क्या हो जाएगा? ऑड। उसके बाद ऑड इंटू ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, है ना। तो ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इज ऑड। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? उसके बाद ये क्या है? ऑड माइनस इवन इज व्हाट? ऑड। ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? ऑड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है? उसके बाद इसकी बात करो, ऑड माइनस ऑड, ऑड प्लस या फिर माइनस रहे तो क्या होगा? इवन। तो दिस इज इवन, इवन का स्क्वायर अगेन इट इज इवन। इसके बाद इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन मिल रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। उसके बाद इसकी बात करो, ये क्या हो जाएगा?
ये ऑड, ये इवन, तो ऑड माइनस इवन, ऑड, ऑड का स्क्वायर, ऑड, ऑड इंटू ऑड। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ऑड है और ये इवन है। हाँ यही तो गड़बड़ है, यही तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये आना चाहिए ऑड, पर दे क्या रखा है, इवन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। जो लोग भी ई बोल रहे थे वो करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे बैड लक वाली बात क्या है, अगर जेई में ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप क्या करोगे? मान लो कि लास्ट वाला ऑप्शन है और आप यहीं से चेक करना शुरू किए। अब यहाँ पे देखो लक वाली बात है, ठीक है, यहीं से चेक करना शुरू किए, आपको ये भी चेक करना पड़ा, ये भी चेक करना पड़ा, मतलब चारों के चारों चेक करना पड़ा, और आखिर वाला आपको करेक्ट आंसर मिला। मतलब आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा, उसका लक अच्छा रहा। पहली बार में इधर से चेक करना शुरू किया, ठीक है, तो फिर यही आंसर मिल गया, बाकी सब चेक नहीं करना पड़ा, तो टाइम बच गया, है ना। ये थोड़ा सा लक वाली बात आ जाता है वहाँ पे, है ना। ये सब पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग को मॉड्यूल्स मिल चुके हैं? ये हो जाए तो बताना, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट वही वाला, इवन इंटू इवन क्या हो जाता है, इज नथिंग बट इवन, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, पीछे वाले नोट कर रहे हो? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पीछे बैठे हैं, तेरे को पता ही क्या चलेगा, है ना। बट कोई नहीं, अपने लिए कम से कम ऑनेस्ट हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करें? करें, को प्राइम नंबर्स, हाँ, ये किनका डाउट था? को प्राइम नंबर्स बोले थे कि आगे आएगा। को प्राइम नंबर्स क्या होता है कि दो नंबर्स को को प्राइम नंबर तब बोला जाता है जब उनका जो एचसीएफ है वो 1 आए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन में, टू नंबर्स, नॉट नेसेसरी कि प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, को प्राइम कह लो या फिर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, और रिलेटिवली प्राइम नंबर if their HCF, HCF कह लो या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है, बहुत जगह आपको ये भी दिखेगा। जो लोग ओलंपियाड का तैयारी किए होंगे वो लोग GCD से अवेयर्ड होंगे, है ना, इज 1। कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि हो गया
7 8, 2 3 भी कह रहे थे कोई, 5 6, 8 9, 11 13, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड सो ऑन। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि जो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा को प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे कि 1 2 ले लिए, 2 3 ले लिए, 3 4 ले लिए, 4 5 ले लिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है ना वो हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह ऐसा रहता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि आपसे ये बोला गया कि दो नंबर्स है जो कि रिलेटिवली को प्राइम है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो ना तो एक कंस्ट्रेंट आपको पता चल जाता है कि हाँ कि वो रिलेटिवली प्राइम है या फिर को प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो जब भी आंसर आता है वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ वो नंबर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। यहाँ पे ये ध्यान देना कि रिलेटिवली प्राइम जब भी रहता है ना कि इसमें दोनों नंबर आपका या फिर कोई भी एक नंबर कंपोजिट नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 8, 8 क्या है, कंपोजिट है, हो सकता है, मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, दो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं? नहीं लिए हैं तो एक ऐड कर देते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग 6 और 15 ले सकते हैं। नहीं, 6 और 15 नहीं ले सकते हैं, 4 और 9, हाँ ये भी चलेगा। 8 और 9 भी चलेगा, है ना। हाँ वो भी चलेगा। तो जो भी लगातार में है वो तो चलेगा ही, है ना। तो इसमें ये नोटिस कर पा रहे हो कि दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, कंपोजिट है, बट स्टिल ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है ना। समझ आ गया। इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। नेक्स्ट करें। हाँ करिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोगों को पता है कि ओलंपियाड से भी आईआईटी मिल सकता है। इधर रिसेंट में एक न्यूज़ आया था। नहीं, जो लोग ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं ना उन लोग को भी ओलंपियाड के थ्रू आईआईटी जाने का मौका मिल सकता है। मतलब ये इस वर्ड से हमको याद आया ओलंपियाड के बारे में, क्योंकि ये जो है सो वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट है ना, ओलंपियाड वाले सिलेबस में। नेक्स्ट करें। हो गया ना सबका। हाँ, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर को प्राइम इज, ये तो अभी थ्योरी में ही बताएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ ए इज अ नेचुरल नंबर a not equal to 1 then prove that a raised to 4 plus a square plus 1 is always co prime। इसमें हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, को प्राइम के जगह ना इसको कंपोजिट कर लो। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये को प्राइम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि को प्राइम के लिए एक और नंबर चाहिए ना। एक और कौन है, एक तो सिंगल यही हो गया, है ना। एक और नंबर तो नहीं है जिससे कि हम लोग देख सके कि को प्राइम वाला बात बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है सो एक नेचुरल नंबर है और ए का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, देन प्रूव दैट जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, क्या चीज़, मैन्युअली कोई वैल्यूज लेके पुट करके देख सकते हैं ये ना।
तो कितना वैल्यूज लेके पुट कर सकते हैं? नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, तो जनरलाइज कैसे करेंगे? वन के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, वन अगर रखेंगे, वन प्लस वन थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वन नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। अगर आप टू लेते हो तो टू की पावर फोर, सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फोर कितना हो गया? 20 + 1, 21। क्या ये एक प्राइम नंबर है? नहीं है, कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर। तो टू लेंगे तो टू के लिए कंपोजिट है, थ्री भी लेंगे थ्री के लिए भी कंपोजिट होगा, एंड सो ऑन। लेकिन इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे? क्या कोई इसको फैक्टराइज कर सकता है? इसका फैक्टराइजेशन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जगह एक जेई एडवांस के क्वेश्चन में इसका यूज हुआ था। मतलब सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन अगर किसी को पता होता तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। ठीक है। कंपोजिट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें कि इसको ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में, टू या फिर थ्री नंबर्स के फॉर्म में इसको दिखाना होगा। ठीक है। तभी ना हम लोग प्रूफ करेंगे कि हाँ ये दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट है, मान लो कि कोई जैसे कि है फोर है। ठीक है, फोर को कंपोजिट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फोर इंटू वन लिखने के बजाय टू इंटू टू लिख देते हैं मान लो। ठीक है, इसमें से कोई भी एक नंबर वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसको देख के पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है ना। तो वैसे ही इसको भी फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। हाँ। क्या? बताओ। ऐसे में तो ये क्या, वन बाई हो गया ना। हाँ, वन बाई ए जैसे कि वन बाई फाइव आ गया। ठीक है, इसको प्राइम या कंपोजिट के फॉर्म में हम लोग नहीं कह सकते ना कुछ, क्योंकि वन बाई फाइव अब तो एक फ्रैक्शन हो गया है ना। फ्रैक्शन को प्राइम और कंपोजिट से हम लोग उस कैटेगरी में तो उसको नहीं देखते हैं ना। समझ आ गया ना। हाँ देखो, इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। ये जो फैक्टराइजेशन है इसको आज के बाद से आप लोग माइंड में एकदम बिठा लेना। ठीक है, ए रेज टू फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो ए रेज टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक काम करते हैं प्लस वन माइनस ए स्क्वायर। तो ये वही बात है ना, देखो सेम ही चीज़ है। समझ आ रहा है? हमने क्या किया कि टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर लिख दिया। ठीक है, अब दिस इज व्हाट, इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर। अब किसी को एक आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर नहीं प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज, इंटू ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए, ये हो गया। अब क्लियरली दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाला एक्सप्रेशन इंटू ये वाला एक्सप्रेशन, दो दो एक्सप्रेशन है। अब इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, वन के अलावे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, आपको ये दिखेगा कि इधर ये जो एक्सप्रेशन है वो भी एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है ना। तो दो अलग अलग नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको दिखा दिए। इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है ना। क्या ये चीज़ समझ आया? कोई भी नेचुरल नंबर लेके देखो, आपको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखेगा, है ना। किसको? ये फैक्टराइजेशन को। देखो, इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू फोर प्लस टू ए स्क्वायर है। टू ए स्क्वायर क्यों किए, इसी ए स्क्वायर को ना टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए, बात वही चीज है ना। अब इस इंटायर एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, वो वाला फॉर्मूला में दिख रहा है। ए रेज टू फोर, इसको सिंपली ऐसा कह सकते हैं ना,
ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये क्या है? ये फॉर्मूला में आ रहा है ना, एक आइडेंटिटी में आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में आ रहा है। इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के बदले यहाँ पे ये लिखे हैं, समझ आ रहा है? माइनस ए स्क्वायर जो कि एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक और आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, इसको मिटा रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस फॉर्म में दिख रहा है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसको क्या किए, दिस प्लस बी, है ना, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसी फॉर्म में लिखे, फैक्टराइज कर दिए, दैट्स ऑल। तो फैक्टराइज करने के बाद हम लोग ये चीज़ क्लियरली कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। अगर वैसा है तो ये हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, समझ आ गया? इस फैक्टराइजेशन को आप लोग माइंड में बैठा लो, क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। इवन क्लास 12th में एक चैप्टर आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे भी कई बार एक इनफाइनाइट सीरीज आता है, उसको सॉर्ट करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ होता है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन यूज़ होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये नोट कर चुके हो? आगे करें? हाँ, अब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन द नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोले हम? कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। तो एग्जांपल, जैसे कि 11 और 13, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 7 5, वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है, 3 5 5 7 11 13 17 19, ये सारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? मान लो किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए और बी दो वेरिएबल है, वो वेरिएबल ट्विन प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग को अगर ये पता ही नहीं रहेगा कि ये है क्या, तो वहाँ पे तो हम लोग पहले ही स्टेप में क्वेश्चन में अटक जाएंगे, है ना। तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। ये नोट करिए डेफिनेशन, जल्दी से नोट कर लो। हो जाए तो बताना। डन। नेक्स्ट करें। हाँ, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स, देन डिफरेंस बिटवीन ए एंड, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट प्राइम नंबर्स, देन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। ए एंड बी के बीच का डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस तो क्या होगा, 2 होगा, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट, क्या, 1 3 और 2, हाँ, हो सकता है। इसमें क्या पूछा है, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। देखो इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, मिनिमम, अब जैसे देखो 1 है ना, 1 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, 1 तो एक प्राइम नंबर्स नहीं है ना, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? इसको ना करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा।
ये है, ठीक है। तो मॉड ऑफ मॉड, ये समझ लो 3 - 2 1 आ रहा है। और क्या क्या ले सकते हैं? 5 - 5 और 3 भी ले सकते हैं। डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद 7 और 3 ले लेते हैं। मतलब हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है डिफरेंस में, ठीक है। 7 और 3 ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है? 7 - 3 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तो एक चीज़ बताओ, क्या इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं? क्या कोई ऐसे दो प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस 3 भी आ रहा हो? ऐसा कोई दो प्राइम नंबर? 5 और 2, तो 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। मतलब कि हम लोग इस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस नेचुरल नंबर होगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है सबको? ऐसा कोई ना कोई प्राइम नंबर मिल ही जाएगा जिसका डिफरेंस नेचुरल नंबर के हर एक नंबर उसमें दिख जाएंगे, है ना। जैसे कि 3 वाले के लिए क्या बोले थे? 5 और 2, तो 5 और 2 ले लिए। इसमें भी क्या डिफरेंस दिखा? 5 - 2 3 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, 7 और 2 ले लेंगे तो उसमें भी 5 आ जाएगा, है ना। फिर 6 भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 11 और 5, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट आएगा इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट करें। अब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q+1, q being a natural number, can you write its square in any form other than 3m+1, that is 3m or 3m+2 for some integer m? Justify your answer. क्या है, क्या रहा है इसमें क्वेश्चन, समझ आया? देखो क्या है, ये रहा है कि कोई इंटीजर है जो कि 3q+1 के फॉर्म का है, ठीक है। कोई इंटीजर है जो कि 3q+1 के फॉर्म का है, वेयर q बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। तो ऐसे लिखने का तरीका है q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 से लेके सारे काउंटिंग नंबर्स। तो अगर 1 लेते हैं तो क्या आता है? 4 आ जाएगा। 2 लेंगे तो क्या आएगा? 7 एंड सो ऑन, है ना। तो वो चीज़ समझ आ रहा है। इस फॉर्म का इंटीजर है, इस फॉर्म का इंटीजर है। और कह ये रहा है कि इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके अलावे क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब कि 3q+1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो। और चेक करके बताओ क्या वो इस फॉर्म के अलावे इन दोनों फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? नहीं, आप लोग को कहाँ दिक्कत है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस फॉर्म का है। इस फॉर्म का इन द सेंस कि यहाँ पे क्यू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम लोग कुछ भी डालेंगे, उसमें ये एक्सप्रेशन से जो भी वैल्यू मिलेगा वो एक इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर इस फॉर्म का है, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बीइंग ए नेचुरल नंबर कैन यू राइट इट्स स्क्वायर। स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद एक इंटीजर ही मिलेगा। नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से क्या मतलब, एक इंटीजर का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। तो उस इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद इस फॉर्म के अलावे क्या इन दोनों फॉर्म्स में भी इंटीजर मिल सकता है, हाँ या ना? यही पूछा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर करने के बाद चेक करके बताओ क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इस फॉर्म में कर रहा है तो इसके अलावे इन दोनों फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही बोले थे कि 11th और 12th में नंबर से ज़्यादा आपको वेरिएबल्स दिखेंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन पैराग्राफ अगर दिख जाता है ना वैसा टाइप का क्वेश्चन,
तो पहले ही देख के लगता है कि छोड़ो इसको, हटाओ, कौन करेगा इससे, है ना। किसी का आंसर आया? नहीं। क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दे क्या? देखो, ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है। कैसा इंटीजर है? जिसमें क्यू जो है सो एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या आएगा देखो, क्यू का वैल्यू अगर वन लेते हैं, वन ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है, तो क्या आएगा? क्या आएगा? फोर। क्यू का वैल्यू अगर टू लेते हैं तो क्या आएगा? सेवन। क्यू का वैल्यू थ्री लेते हैं तो क्या आएगा? थ्री ले रहे हैं। टेन। दिख रहा है? थ्री इंटू थ्री, नाइन प्लस वन, टेन, ठीक है। क्यू का वैल्यू फोर, तो क्या आएगा? थर्टीन। तो एक पैटर्न दिख रहा है, फोर, सेवन, टेन, थर्टीन, उसके बाद सिक्सटीन, उसके बाद नाइनटीन एंड सो ऑन, ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसे टाइप के इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसका स्क्वायर करने के बाद इसमें से कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्या इस फॉर्म में दिखेगा आपको? जैसे फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब जैसे आपको फाइव दिखा, ये कौन से फॉर्म का दिख रहा है? ये टू एन प्लस वन के फॉर्म का दिख रहा है, टू एन प्लस वन के फॉर्म का। और अगर सिक्स रहा तो ये कौन से फॉर्म का हुआ? टू एन फॉर्म का, टू एन के फॉर्म का हो गया, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। समझ आ रहा है? फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? अब देखो, सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने से क्या आएगा? स्क्वायर तो कर ही सकते हो। क्या आएगा? नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू, सिक्स क्यू होगा ना, प्लस वन, ये दिख रहा है। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, थ्री कॉमन ले सकते हैं, थ्री कॉमन ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। थ्री इंटू क्या हो जाएगा? थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, यही आएगा, आएगा, प्लस वन, दिख रहा है? ये कौन से फॉर्म का दिख रहा है आप लोग को? थ्री एम प्लस वन। ये इंटायर एक्सप्रेशन एक इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा? थ्री इंटू इंटीजर का स्क्वायर प्लस टू इंटू इंटीजर, एक इंटीजर ही तो होगा। तो बेसिकली वी कैन राइट दैट थ्री एम प्लस वन के फॉर्म का हो गया। एम क्या है? एम क्या है? एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर? थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू के फॉर्म का, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इसके स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई फॉर्म में दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब थ्री एम और थ्री एम प्लस टू के फॉर्म का नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है? हाँ या ना? क्वेश्चन बस इतना सा पूछा था, क्या इन दोनों के फॉर्म में दिखेगा? नहीं दिखेगा, सिंपल है। अब किसी को कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? स्टार्टिंग से ही किसी को भी कोई छोटा सा भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट एक लोन की तरह है। हाँ, फिर से पूरा चीज तब यहाँ पे। हाँ देखो, ये इस फॉर्म में सॉल्व किए ना, थ्री कॉमन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर कैसे है? मतलब इसको ऐसे ऐसे एक्सेप्ट मत करो कि हम कह रहे हैं तो सही ही होगा, वैसे एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि थ्री क्यू स्क्वायर है ना यहाँ पे, क्यू एक इंटीजर है, क्यू नेचुरल नंबर था ना, हाँ नेचुरल नंबर है, इंटीजर ही है। तो थ्री इंटू नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस टू इंटू नेचुरल नंबर, क्या आएगा? क्यू कॉमन क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारा पर्पस ये था इस फॉर्म में लिखना, थ्री एम प्लस वन के फॉर्म का, ठीक है। थ्री एम प्लस वन के फॉर्म का लिखना हमारा पर्पस था, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ठीक है। तो दैट्स वाई सिर्फ थ्री लिए हैं। थ्री क्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थ्री क्यू लेंगे तो फिर
देखो यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, जगह थोड़ा खाली कर रहे हैं। वेयर एम क्या है, 3q² प्लस 2q, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि कहाँ पे m के बारे में कहीं दिया है, फॉर सम इंटीजर m, ये दिया है ना m के बारे में, समझ आ रहा है। हाँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ओनली। कैसे जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो +1 दिख रहा है ना, +1 के अलावे कहीं पे +2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, +2, +1 ही दिख रहा है। तो 3m+1 सिर्फ इसी फॉर्म का दिख रहा है। सबको क्लियर है। हाँ, m का वैल्यू ये है। अब अच्छा ये बताओ, ये कभी कोई फ्रैक्शन देगा? ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, किसी को लग रहा है कि ये एक फ्रैक्शन देगा आउटपुट में? आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, क्यू के जगह एक नेचुरल नंबर ले रहे हो, ठीक है। क्यू के जगह आप 5 ले लो, 3 ले लो, ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 6 33, 33 क्या है, कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, नेचुरल नंबर है, मतलब एक इंटीजर ही हो गया, है ना। तो उसी फॉर्म का तो हो गया ये। एम क्या है, इंटीजर ही आ रहा है इन एनी केस। क्यू का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, एम का वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर कह लो या फिर एक इंटीजर आएगा। ठीक है, क्लियर है, इंटीजर ही आएगा ना, समझ आ गया। थोड़ा सा मतलब देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आदत अब डालना शुरू कर दो, क्योंकि अब क्या है ना कि वैसे नंबर्स वाले क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ऐसे टाइप के दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट करें। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होता है, डेफिनेशन तो पहले ही लिख रखा है इसमें तो। हाँ, रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। q का वैल्यू एक मतलब इंटीजर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। इसको लिख लो। हाँ, कोई डाउट है, बोलो। फ्रैक्शनल, हाँ, मतलब वो रैशनल नंबर में भी आएगा वो, मतलब रैशनल नंबर के अंदर ना इंटीजर्स भी आता है, डेसिमल भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया और दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, यहाँ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रेकरिंग टाइप का, रेकरिंग वाला पढ़े हो, जिसमें वो बार टाइप का कुछ लगा रहता है ऊपर में, है ना। तो अगर ऐसा देखा जाए रेशनल नंबर को दो पार्ट में ऐसे बांटा है, एक तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और दूसरा हो गया रेकरिंग वाला। ठीक है, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शनल वाले में देखो, फ्रैक्शनल वाले में क्या है ना कि ए बाई बी के फॉर्म में दिखना चाहिए, वही चीज़ है। ठीक है, फ्रैक्शन वही हो गया, लेकिन रैशनल नंबर में ना, जैसे कि वो आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जैसे 5 ले लिए, ठीक है, क्या चीज़, इंटीजर्स में नहीं, रैशनल में नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा। ठीक है, कर जाओ। हाँ, फ्रैक्शन में भी नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा, लेकिन फ्रैक्शन क्या है ना कि क्या चीज़, नेगेटिव। फ्रैक्शन में जैसे डेसिमल, जैसे कोई नंबर है ना, जैसे 5.2 ले लिए, तो इस डेसिमल के बाद वाले को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, वो वाला पार्ट हो गया, ये कह रहे हो ना। तो ये जो है ना, हाँ, ये वाला चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, फ्रैक्शन में ये है, डेसिमल के बाद वाला जो चीज़ आता है ना। नहीं समझ आया? जैसे कि 5.2 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2, तो ये क्या है 0.2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/10, मतलब कि 1/5। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का ये मतलब हो गया, देखो कोई भी नंबर है ना, डेसिमल में है जैसे ये, तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है इसका इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट हो गया 5, और दूसरा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन का ये बेसिकली मतलब है। लॉगरिथम वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग उसमें भी एक चीज़ देखेंगे कि लॉगरिथम का जो वैल्यू आता है, उसमें भी इसी तरह का, जैसे एक इस तरह का मिला डेसिमल में। ठीक है, तो एक हो गया आपका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, वो सब चीज़ उसमें भी देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया। और रैशनल नंबर का मतलब ये हो गया जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोग पहले भी 8, 9, 10th में कहीं ना कहीं पढ़े होगे, है ना, पढ़े हो ना, रैशनल नंबर। और एक और चीज़ बताना था कि इसको q से डिनोट किया जाता है, कहीं लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाई q। ठीक है, q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो q को बेसिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कहीं लिखा है ना ये चीज़, q इज इक्वल टू एक ऐसा सेट p/q सच दैट p q बिलोंग्स टू इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सेट थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या, नहीं, ये वाला। ठीक है, p/q के फॉर्म में रहना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एट द सेम टाइम q नॉट इक्वल टू 0, सबसे शॉर्टकट में डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़े, ये लिख लिया हो क्या, आगे बढ़े। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 2, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, मान लो कि कोई इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और ऑप्शन में दे रखा है कि ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और मोर देन वन करेक्ट टाइप है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला जो बोले वो करेक्ट हो जाएगा, और इनफाइनाइट वाला, समझ आ रहा है। 0 से 2 के बीच में लग रहा हो ये तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, ये चीज़ पता चल रहा है। नंबर लाइन जब आप देखते हो ना, ये 0 है, ये यहाँ पे 2 है, इसको जूम करते रहोगे ना, जूम करने के बाद यू विल सी कि इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर, है ना। 9th में या 8th में कहीं पे आप लोग ये देखे होंगे कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते थे, क्या करते थे, कम करके 2 से डिवाइड करते थे, एक वो भी हो गया, और फिर जैसे 0 और 2 के बीच में पता करना है ना, तो मान लो कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 15/15 से, इसको भी 15/15 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 30/15, तो हम लोग 1/15, 2/15, 3/15, तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे रैशनल नंबर्स, इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आता था उस टाइम, उसमें सबका आंसर सेम हो ये ज़रूरी नहीं था, है ना, याद है सबको। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड करें। ये क्या बोल रहा है, रेकरिंग वाला आ गया। अच्छा हाँ, रेकरिंग नंबर जो है, सो रेकरिंग डेसिमल जो है, उसको आप लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हो। कैसे बदला जाता है, जैसे ये है 0.1 और 2 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये रेकरिंग यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 0.1 2 2 2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये 2 2 जो है ना ये चलता जाएगा। ठीक है,
ये इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको समेट के एक ही बार में यहाँ पे 2 पे रैकरिंग लगा दिया है, रिपीटिंग, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, एक तो हम बता दें, ये फर्स्ट वाला बता देते हैं, सेकेंड वाला आप लोग करोगे, ठीक है। फर्स्ट वाला बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें स्टेप्स क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.12 और 2 पे रेकरिंग लगाओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.2 पे रेकरिंग, ठीक है, यही आएगा। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12.2 पे रेकरिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस वन एज इक्वेशन 1 एंड दिस वन एज इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें क्या मिलेगा, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पता है ना कि कैसे किया जाता है। तो इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इसके लेफ्ट साइड वाले में से जो है उस एक्सप्रेशन को, मतलब इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। LHS में LHS को सब्ट्रैक्ट, RHS में RHS को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आता है, 90x, या सिंपली एक बार इस चीज़ को लिख भी देते हैं, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12.2 पे रेकरिंग है ना, माइनस 1.2 पे रेकरिंग है, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें, LHS में क्या आ रहा है 90x, RHS में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 11, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/90। क्या इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दैट्स द फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दैट रेकरिंग नंबर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट। हमें बेसिकली करना क्या रहता है कि जो रेकरिंग वाला डेसिमल दिख रहा है ना, रेकरिंग वाला जो पार्ट है उसको इलिमिनेट करना है। कैसे इलिमिनेट करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई कर दिए इधर, है ना, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके इलिमिनेट कर दिए। जब यहाँ पे देखो डिफरेंस किए तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, इसमें भी डेसिमल के जस्ट बाद 2 पे रेकरिंग है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 12 माइनस 1, यहाँ पे 11 बच गया, है ना। समझ आ रहा है, इसको रिवर्स भी करके अगर देखोगे ना, इसको अगर डेसिमल में बदलना चाहोगे यू विल गेट द सेम रेकरिंग नंबर है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो अब ये सेकेंड वाला आप लोग ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 495, और बाकी लोग का क्या आ रहा है 1599, 999, है ना, और 7/54/495, आपका भी आ रहा है। और किसी का कुछ अलग यही आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखेंगे अभी कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। 1371 बाय 900, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है, 1508। अच्छा, ये चीज़ सबको क्लियर है ना कि कैसे करना है। मेन पर्पस माइंड में ये रखना कि जो रेकरिंग वाला पार्ट है उसको इलिमिनेट करना है, ठीक है। 2 3 दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है, 1.5 और 2 3 दोनों पे रेकरिंग है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा समझे हो कि 5 पे भी रेकरिंग है, ठीक है, सिर्फ 3 पे नहीं, सिर्फ 3 पे नहीं है, 2 और 3 दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। 2 और 3 दोनों पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि 1.5 2 3 एंड सो ऑन रिपीट करता जाएगा। समझ आ रहा है। तो अब इसको अगर कोई
यहाँ पे गलत समझे थे, उसको फिर से सही से एक बार ट्राई करके देखो, अटेम्प्ट देके। 1508, इतना अलग अलग आंसर सबका क्यों आ रहा है? 990। अच्छा, उसको सिंप्लीफाई करके बोले हो ना? हाँ, ये तो वही लग रहा है। और ये वाला, अच्छा एक बार हम लोग करके देखते हैं, ठीक है? ये सबको समझ आ गया है ना? चलो एक और स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 1.523 है ना? तो एक काम करते हैं, x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.5 और 23 पे रेकरिंग है, ठीक है? ये मान लिया हमने। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? 10x का हो जाएगा। 10x का वैल्यू 15.23 पे रेकरिंग, ठीक है? अब इस 23 को इधर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ, ठीक है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा करने पे वी विल गेट द रिजल्ट, क्या आएगा? 1523.23 पे रेकरिंग, ठीक है? यही किए थे। कितने लोग ये चीज किए थे? हाँ, तब में भी आप लोग का सही आया होगा, ठीक है? तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको 2, ठीक है? 2 माइनस 1 कर दो, क्या आ जाएगा? 990x, मतलब 2 माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है? 990x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1523, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15, कितना आ जाएगा? 08। x इज इक्वल टू 1508 बाय 990। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा? 754 बाय 495। जिन लोग का भी ये आया करेक्ट है, वेरी गुड। बन जाएगा ना रेकरिंग वाला, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है? सबको क्लियर है ये चीज़? नोट कर लो इसको। हम्म। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो, अच्छा बैठ जाओ। 100 से अगर मल्टीप्लाई करते ना, तो उस केस में क्या आता? 100x अगर लेते हैं तो उस केस में 1.52, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 152.3। उसके बाद फिर यहाँ पे 23 पे रेकरिंग चलता जाएगा, ठीक है? टाइम, टाइम हो गया क्या? हाँ, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। अच्छा कोई नहीं, तो यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना? यहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों फ़ायदा नहीं होता? क्योंकि ये वाला 3 यहाँ पे फंस जा रहा है ना। हमें तो इस वाले पार्ट को हटाना है ना, दैट्स वाई हम लोग ऐसा किए, ठीक है? चलो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। अभी तक जो भी कुछ पढ़े हम लोग, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट है? तो देखो, अगर कोई डाउट है ना, अभी इसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है? उसके बाद टाइम निकाल के फैकल्टी रूम में आ सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो गया, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन।